रामदेव बाबा की पतंजलि ब्रांड ने पिछले कई सालों में कमाल की ग्रोथ अचीव की है और एक समय तो इन्होंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के मार्केट को पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन इसी बीच डाबर जैसी एक इंडियन कंपनी भी थी जिसे इसे काफी नुकसान झेलना पड़ा था और वो लगातार मार्केट में पिछड़ते जा रहे थे। लेकिन आज हालत बदल गए हैं और डाबर फिर से फाइट बैक करने के मूड में है। ऐसा लगता है कि डाबर और पतंजलि के बीच की ये बिजनेस वॉर अब धीरे धीरे डायरेक्ट होने वाली है। कौन जीत रहा है ये बिजनेस वॉर और क्या है डाबर की नई स्ट्रैटेजी, आइए जानते हैं ये सब आज के हमारे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हम डाबर की बात करें तो ये कंपनी 1884 में शुरू की गई थी जब कोलकाता में कोलेरा फैला हुआ था और उससे निपटने के लिए एसके बर्मन नाम के एक इंसान ने आयुर्वेदिक मेडिसिन बनानी शुरू कर दी थी। यही डाबर फिर हमें अलग अलग सेक्टर्स में घुसता हुआ दिखाई दिया। एक समय पर डाबर का दंत मंजन और डाबर रेड टूथपेस्ट काफी पॉपुलर हुआ और हो सकता है डाबर का च्यवनप्राश भी आप सबने बचपन में खाया ही हो। आज डाबर के पास रियल जूस नाम का एक ब्रांड भी है और इनका साल का टर्नओवर 10,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन डाबर के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन बनकर पतंजलि आई, क्योंकि उससे पहले सिर्फ डाबर ही भारत में उस स्केल पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बेच रहा था। लेकिन साल 2006 में पतंजलि के लॉन्च के बाद पतंजलि ने डाबर के कंपटीशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए। डाबर रेड टूथपेस्ट को टक्कर देने दंत कांति आ गया, डाबर हेयर ऑयल को टक्कर देने केश कांति था और तो और पतंजलि ने अपना खुद का च्यवनप्राश भी लॉन्च कर दिया था। देखते ही देखते इंडियन मार्केट की तस्वीर पूरी तरह बदलने लगी। आज अगर हम भारत की टॉप एफएमसीजी कंपनीज को देखें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जिनका रेवेन्यू 52.7 थाउजेंड करोड़ का है। दूसरे नंबर पर नाम आता है आईटीसी का, जिनका रेवेन्यू 48.15 थाउजेंड करोड़ का है और तीसरे नंबर पर पतंजलि है जिसका रेवेन्यू 30,000 करोड़ है। और इन सब के बाद डाबर का नाम आता है जो इस वक्त 10,000 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर है। और अगर इसे पतंजलि से कंपेयर किया जाए तो इनका रेवेन्यू पतंजलि के मुकाबले 1/3 है। यूं तो पतंजलि ने लॉन्च होने के बाद HUL और आईटीसी का मार्केट शेयर भी अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन क्योंकि ये कंपनीज और भी अलग अलग सेक्टर्स में काम करती थी इसलिए इनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जबकि डाबर का ज्यादातर बिजनेस आयुर्वेदिक सेक्टर के प्रोडक्ट से ही आता था। अब तो डाबर को भी ये लगने लगा है कि उन्हें खुद को डाइवर्सिफाई करना होगा। इसके साथ साथ उनका जो एक कोर बिजनेस है उसमें भी अचानक से उछाल देखने को मिला है। लॉकडाउन के बाद से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कपिवा नाम की कंपनी की एक सर्वे के मुताबिक ये 2019 से अब तक डबल हो चुकी है और आज 5 में से 4 इंडियन किसी न किसी फॉर्म में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। आज 90% से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जो आंख बंद करके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर यकीन कर लेते हैं, जिस वजह से इन प्रोडक्ट्स को अब मार्केट में बेचना भी बहुत आसान हो गया है। पतंजलि ने लॉन्च होने के बाद बहुत सी चीजें बहुत सही की थी, जिस वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल है। पतंजलि ने सबसे पहले ये समझा कि लोगों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तो चाहिए, लेकिन उसके लिए वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। इसीलिए पतंजलि को सभी कुछ एक ही प्रोडक्ट में पैकेज करके बेचना होगा। इसलिए पतंजलि ने मार्केट में अपना मल्टीग्रेन आटा लॉन्च किया, जो कि एक काफी हेल्दी ऑप्शन था। लेकिन क्योंकि इससे पहले मल्टीग्रेन आटा मार्केट में ऐसे अवेलेबल नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोग खुद आटे को मिक्स करके खाना नहीं चाहते थे। अब पतंजलि ने सभी कुछ एक ही प्रोडक्ट में पैकेज कर दिया, इसी वजह से इनकी सेल्स भी बढ़ने लगी। पतंजलि के सक्सेस का एक सबसे बड़ा राज ये भी था कि लोग अब पतंजलि पर भरोसा करने लगे थे। बाबा रामदेव का नाम कंपनी से जुड़ने की वजह से लोगों को इसकी ऑथेंटिसिटी पर यकीन था और ये भी पतंजलि को एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश करने में काफी मददगार रहा। लेकिन आज कहानी बदल गई है। पतंजलि का जो शुरुआती चार्म था वो आज खत्म हो गया है। इसके अलावा पतंजलि को लेकर काफी ऐसे खबरें भी सामने आई हैं जिसने उनके ब्रांड इमेज को काफी डैमेज किया है। जैसे कि कुछ साल पहले अमेरिका पहुंचे पतंजलि ब्रांड के घी और शहद को वापस लौटा दिया गया था, क्योंकि वहां के फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब प्रोडक्ट्स में मिलावट मिली। इसके अलावा पतंजलि के कई सारे प्रोडक्ट्स को दूसरे कई देशों से भी लौटा दिया गया इन्हीं सब कारणों की वजह से, और इन्हीं सब रीजंस ने उनके 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के इमेज को खराब कर दिया। पतंजलि का एक नुकसान ऐसे भी हुआ कि पहले पतंजलि के एक्सक्लूसिव स्टोर्स हुआ करते थे जहां पर सिर्फ पतंजलि के ही सामान मिलते थे। इन स्टोर्स के ओनर्स भी पतंजलि के ब्रांड को ही पुश करते थे क्योंकि वो एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट को बेच सकते थे, और दूसरी तरफ पब्लिक में भी एक इंटरेस्ट पैदा होता था क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स बिग बाजार जैसे दूसरे आउटलेट्स में अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स आपको बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश और कई अन्य स्टोर्स में भी मिल जाएंगे, और यही कारण है कि पतंजलि आजकल बाकी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के बीच कहीं खो गया है। पतंजलि की एक गलती ये भी है कि उन्होंने कोरोनिल और बाकी कई सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा, और इसी की वजह से यूथ के बीच में पतंजलि को लेकर क्रेडिबिलिटी कम हो गई। पतंजलि को लेकर पहले एक क्रिटिसिज्म ये भी सुनने को मिलता था कि उनके प्रोडक्ट्स बाकियों से महंगे हैं, लेकिन अगर बिजनेस सेंस में देखा जाए तो ये उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत थी, क्योंकि वो इसके जवाब में ये कहा करते थे कि बाकी की कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम में बेचते थे क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं। पतंजलि का नाम अब पॉलिटिक्स से भी जुड़ने लगा है, जो कि एक बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप अमेरिका में एलन मस्क को ही देखें तो जब भी वो कोई पॉलिटिकल स्टैंड
लेते हैं या फिर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में उनका नाम उछाला जाता है तो इसके रिटेलिएशन में टेस्ला और उनकी बाकी की कंपनीज के शेयर्स भी मार्केट में गिर जाते हैं। और अब आते हैं डाबर पर। जिस तरह से पतंजलि की ग्रोथ मार्केट में स्लो होती हुई दिखाई दे रही है तो ये डाबर के लिए एक अच्छा मौका है मार्केट को फिर से कैप्चर करने का। 2015 के बाद डाबर की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई थी क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ा सा उन्हें उछाल मिला, लेकिन डाबर को एक बात समझ आई कि वो सिर्फ एक ही सेक्टर में ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि अब डाबर का कंपटीशन सिर्फ एक पतंजलि नहीं है बल्कि जेड फॉरेस्ट एसेंशियल, मामा अर्थ और कपीवा जैसे यूथ ओरिएंटेड आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं। डाबर ने हाल ही में एडिबल ऑयल और चाय के सेक्टर में भी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है और साथ ही अपने पैकेजिंग को भी काफी बेहतर बनाया है। इसके अलावा अब वो बादशाह मसाले नाम की कंपनी को एक्वायर करके स्पाइसेस की मार्केट में भी एंट्री ले चुके हैं और उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी बेहतर बनाने की कोशिश डाबर कर रहा है। आज डाबर के अंडर 250 प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट सिर्फ 4 ही है और ये है डाबर आंवला हेयर ऑयल, डाबर वाटिका, डाबर रेड पेस्ट और रियल जूस जो उनके 90% बिजनेस के लिए जिम्मेदार है। डाबर च्यवनप्राश जैसे प्रोडक्ट्स ने भी पिछले कई सालों से सेल्स में कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है। अब डाबर की स्ट्रैटेजी ये है कि वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रहा है जो पहले से ही सक्सेसफुल है और उनके जो प्रोडक्ट्स में ग्रोथ नहीं है उन्हें धीरे धीरे मार्केट से हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ डाबर ने अपने पैकेजिंग को भी काफी इंप्रूव किया है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को एक नया और डायनामिक लुक दे सके और उनकी पूरी कोशिश है कि वो यंग लोगों के बीच एक पॉपुलर ब्रांड के रूप में उभर सके और इसी वजह से आप उन्हें अपने फेस वॉश और बाकी के प्रोडक्ट्स को पिच करते हुए भी पाएंगे। अपने नए प्रोडक्ट्स को लेकर भी डाबर के अंदर काफी उत्साह है क्योंकि पतंजलि के उलट डाबर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है और पूरी दुनिया में ये 70 लाख से भी ज्यादा स्टोर्स में अवेलेबल है। डाबर के पास एक एडवांटेज ये भी है कि वेस्टर्न मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स को क्वालिटी के कारण रिजेक्ट नहीं किया जाता है, जिससे न सिर्फ वो वहाँ पर उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन जितना उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा भारत में भी उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अभी के लिए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आने वाले वक्त में डाबर पतंजलि को बीट कर सकता है क्योंकि पतंजलि का रेवेन्यू अभी भी डाबर से 3 गुना ज्यादा है। साथ ही साल 2006 से अब तक पतंजलि के मैनेजमेंट में भी काफी प्रोफेशनलिज्म आ चुका है और अब वो सिर्फ नैरेटिव में ही नहीं बल्कि प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन में भी डाबर को टक्कर दे सकता है। ये भी मुमकिन है कि इस बिजनेस वॉर में ये दोनों ही कंपनी सर्वाइव कर जाए और मार्केट में बाकी ब्रांड्स को निकालकर खुद अकेले 2 ब्रांड्स बन जाए और इसी का आज एक एग्जांपल है कोका कोला और पेप्सी। भारत के संदर्भ में ये मुश्किल नहीं है लेकिन अभी के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको क्या लगता है इस बिजनेस वॉर का नतीजा क्या होगा और कौन सी कंपनी आगे निकल जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।